अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मशरिक़ वस्ता की ज़मीन पर अब तीसरी आलमी जंग के बादल नहीं बल्कि आखिरी मजहबी जंग का आगाज़ हो चुका है। आज की बड़ी खबरें और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले अल्फाज महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े तूफान का पेशखेमा है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ये लर्जा खेज एतराफ़ कि ये एक होली वॉर यानी मजहबी जंग है, और वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का पादरियों के हिसार में बैठकर खुसूसी दुआ करवाना, ये वो ट्रेंडिंग विजुअल्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये अब सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्रोसेड की शक्ल इख्तियार कर रहा है। लेकिन क्या ये डीप स्टेट का कोई नया मोहरा है? अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो अमेरिका को इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़े पर ड्रोन हमलों और इराक में अपने तैयारी की तबाही की सूरत में बड़ा टैक्टिकल लॉस उठाना पड़ा। दूसरी जानिब ईरान को अपनी क़यादत की शहादत और इंटेलिजेंस के खला की सूरत में शदीद नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि एंड गेम क्या है? क्या ईरान अपने फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल के आयरन डोम को नाकाम बनाकर एक नई तारीख रकम करेगा, या फिर अमेरिका रिजीम चेंज के नाम पर ईरान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देगा? और क्या पाकिस्तान को इस जंग में 3 अतराफ से घेरने का प्लान तैयार है? फतह किसकी होगी, जज्बात की या हकीकत पसंद? आज इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। और तेहरान से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जॉन हुसैन, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ इस वक्त तेहरान से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जॉन। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त तेहरान की गलियों में क्या अवामी मूड आप किस तरह का देख रहे हैं? ईरानी मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप की जो पादरियों के साथ बैठ के जो दुआ उन्होंने मांगी या दुआ करवाई, और इस को एक जो नैरेटिव दिया जा रहा है, इससे पहले लिंडसे ग्राहम का भी स्टेटमेंट है कि ये एक मजहबी जंग है। तो ईरान में किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है इस पूरे मामले को? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं बड़ा फ्रेंकली मैं आपसे बात करूँगा। एज अ जर्नलिस्ट हक बात करना जो है वो कभी कभार नॉन न्यूट्रल रखता है, लेकिन ये मुनाफकतों का जो है वक्त ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल में, और सीधी सीधी बात करनी चाहिए। और सीधी सीधी बात ये है कि ये जो एप्स्टीन के दोस्त बैठे हुए हैं, जो प्लानिंगें जिन्होंने की और पहले भी जो प्रोपागेंडा करते रहे रिजीम चेंज का और इन चीज़ों का, वो भी गलत साबित हुआ। और लोगों ने अभी जो सेंटिमेंट रखा हुआ है, आप यकीन करें लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि लोग कह रहे हैं कि दुआएं मांग रहे हैं, वो दुआएं मांग रहे हैं कि ये आए किसी तरीके से, और ताकि मौका मिले ईरानियों को बदला लेने का। और ना सिर्फ बदला लेने का बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हमें तैयार ही इनकलाब जो आया ईरान का, वो आया ही इस बुनियाद पे था कि इनको जो आयतुल्लाह खुमैनी का जो विजन है और उनकी जो किताबें हैं उनके हवाले से, कि हमें शैतान बुजुर्ग और शैतान कुची, बड़ा शैतान और छोटे शैतान से हमें लड़ाई करनी है। तो लोगों का सेंटिमेंट बहुत इस वक्त खतरनाक है इमरान साहब। बिल्कुल आपने बात की, इसमें मजहबी रंग भी शामिल है इसके अंदर, और ऐसा हक और बातिल का इसमें कोई सेक्टेरियन डिवाइड, कोई मेरे ख्याल में किसी तरीके की डिवाइड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हक और बातिल की अब बात आ गई है। यानी आप कह रहे हैं कि कौम इस वक्त मुत्तहिद है। अगर इससे पहले कहीं पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था भी, लेकिन सुप्रीम लीडर की शहादत ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बताइएगा कि तेल अवीव पर क्लस्टर बॉम्ब्स के हमले के बाद अब ईरानी हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? अमरीका, जिस तरह भी बात हुई कि बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है, बातें इस तरह से हो रही हैं, और उधर कुर्दों को भी मुतहर्रिक किया जा रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? ईरान की क्या तैयारी है इस हवाले से? देखिए ईरान की तैयारी, जहां तक मिसाइल्स की बात करें तो अमेरिका तो क्लेम कर रहा था कि उन्होंने सारी जो है वो लॉन्चिंग पैड्स और सारे एयर सुपीरियरिटी ले ली है, जबकि हम देख रहे हैं मिसाइल भी जा रही हैं और दागी भी जा रही हैं, गिर भी रही हैं। वो 21वीं वेव जो है उन्होंने लॉन्च कर दी है, 22वीं वेव वो लॉन्च करने वाले हैं मिसाइल्स की। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उन्होंने कहा कि हमने नेवी तबाह कर दी है। नेवी तबाह करने के बावजूद एक तेल का बूंद जो है वो नहीं गया अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो बड़े बड़े क्लेम्स तो आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ईरानियों ने कहा है, खातिम अल अंबिया के कमांडर ने, कि हम हमलों को इंटेंसिफाई करेंगे। देखिए पहले इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी रिवील नहीं की थी, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन मिसाइल्स यूज कर रहे थे। अब कल जो इन्होंने खुर्रमशहर 4 यूज की है, जिसकी मार्क 16 की स्पीड है, मतलब 1 सेकंड के अंदर 5.5 किलोमीटर चलती है, और क्लस्टर, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, 80 सब म्यूनिशंस उसके अंदर होती हैं जो लैंड होने से पहले खुल के टारगेट करती हैं। तो अब इन्होंने कहा ये भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये अभी तक जो मिसाइलें दागी गई हैं और ड्रोन दागे गए हैं वो 2012 और 2014 के हैं।
तो अब वक्त ही बताएगा बताएगा कि क्या अटैक्स किस तरीके से इसको आगे चलाते हैं, लेकिन दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं कि हम इंटेंसिफाई करेंगे अटैक्स ओके को। अच्छा जॉन, ये एक इंतहाई आम सवाल जो इस वक्त पूछा जा रहा है और मैं यकीनन आपसे जानना चाहूँगा कि ईरान के अंदर ये जो अंदरूनी गद्दारी या जो इंटेलिजेंस लीक्स जिसकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे, इसको रोकने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं अमली तौर पर? इमरान साहब, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा भी एक सवाल, मैं भी सोचता हूँ कि एक मुल्क जिसके ऊपर सैंक्शनें लगी हुई हैं, जो टेक्नोलॉजी नहीं मंगवा सकता, जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोपेगेंडा चैनल अमेरिका और यूके से जो है वो उठा के चलाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ बड़ी बड़ी दुनिया की सारी सुपर पावर जो है वो काम कर रही हैं, तकरीबन सारी सिवाय चाइना और रशिया के, तो वो मुल्क बेचारा अपनी इंटेलिजेंस को कितना ही मजबूत रख पाएगा जब इनके जो ऑफिसर्स की तो छोड़ें, जो जनरल्स की सैलरी है वो 100, 150, 200 डॉलर होती है। तो इनको क्या ही जो है वो अपने, मतलब इतनी जाहिर वीकनेस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यहाँ पे दूसरे मुल्कों के लोग, कि यहाँ पे बिल्कुल क्रश कर दें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बिल्कुल इंटेलिजेंस वीकनेसेस हैं और हाँ, इंटेलिजेंस नहीं फेलियर्स नहीं, भी हैं। लेकिन सर, ये ईरान ने, आपने अपने दुश्मन को तो पहचान लिया, लेकिन अपनी सफ़ों में मौजूद जो गद्दार हैं उनको नहीं पहचान पाए। आपने कहा कि 100 सवा 100 डॉलर यहाँ पे जर्नल्स की तनख्वाहें होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और मोसाद या जो दीगर मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस वक्त फाइनेंशियली उनके ऊपर। देखिए, यही जनरल्स हैं जो अभी मोज़ियाक फॉर्मेशन में बगैर किसी सेंट्रल कमांड के अमेरिका और इसराइल से लड़ रहे हैं। अगर चाहते तो कू करके बैठ जाते। मतलब ये मैं वो वाली बात नहीं कर रहा कि जनरल्स का बुराई करूं या कुछ भी, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। इनके जो अपने सिस्टम्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं इमरान साहब। मैं ये बायस लगे या जो भी लगे, लेकिन सॉरी टू से, ये जो इनका मोज़ियाक फॉर्मेशन इस वक्त चल रहा है, डिसेंट्रलाइज कमांड जिस तरीके से ये चला रहे हैं, नो डाउट, मतलब ब्रिलियंस है इसके अंदर कि वो किस तरीके से इसको चला रहे हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो ज्यादातर इन्हीं जो आम लोग हैं उनके अंदर पाई जाती है। और मेरे ख्याल में बिल्कुल इनके जो आर्मी है उसके अंदर भी लेयर्स होंगी, नो डाउट, जिसके अंदर पेनिट्रेशन होगी। लेकिन लेकिन इनको इस चीज के ऊपर जाहिर है एहसास हुआ है जब इन्होंने इतना बड़ा नुकसान खाया है 12 दिन की जंग में। और उसके बाद से, जैसे पिछले 12 दिन की जंग में इनको जब ड्रोन्स, यहाँ पे क्या होता था, ड्रोन्स आते थे और वो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स, छोटे ड्रोन्स मैनुअली यहाँ से ऑपरेट करके एजेंट्स जो है वो उससे असैसिनेट करते थे। वो वाली सूरत हाल अभी तक नहीं हुई है। और प्रोटेस्टर्स फिर आए, राइट्स आपने देखे, वो भी नुकसान इन्होंने खाया। फिर जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस उस पर कमजोर है, नो डाउट, लेकिन उसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं आप मुझे बताएं। अगर आप इनकी जगह होंगे तो किस तरीके से सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में मोसाद और यूएसए को कोई बीट मेरे ख्याल में नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। वो फोन्स के थ्रू जो है वो पता लगा लेते हैं, सिग्नल इमिशन के थ्रू, कि घर का नक्शा किस तरीके का है और कितने लोग घर में रहते हैं और आप कहाँ कहाँ पूरा दिन आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि अगर ना भी हो ह्यूमन, मतलब कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस तो बिल्कुल है, लेकिन अगर ना भी हो तो मैं कहता हूं कि मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है ईरान का ठीक, इसराइल और अमेरिका के साथ। और ना जाने किस तरीके से ये अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, मुझे तो इस पे शक होता है। जाहिर कि एक वो जो जज्बा ईमानी है। ये मुझे बताइए कि प्रॉक्सीज हिजबुल्ला है, हुतीज़ है, इसके ऊपर तकरीबन को कहा जा रहा है कि 30 अरब डॉलर जो है वो ईरान ने खर्च किए। अब मौजूदा सूरत हाल में एक पॉइंट ये भी है कि बजाय इसके कि इनके ऊपर इतना खर्च किया जाता, अब अपने डिफेंस सिस्टम, जो रिवायती डिफेंस सिस्टम है, आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाता। क्या अब ये एक इनको एक बोझ समझा जा रहा है? प्रॉक्सीज को क्या किस तरह से लिया जा रहा है? सर देखें, पहली बात तो ये है कि जो अटैक इसराइल ने किया वो तब किया जब उन्होंने हिजबुल्ला को और दूसरी जो सो कॉल्ड प्रॉक्सीज हैं, जबकि प्रॉक्सीज नहीं है, ये तो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जिन्होंने खुद अपने ऑर्गेनिकली, यमन जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो हो रही थी उसकी वजह से आए, हिजबुल्ला इसराइल की इन्वेजन की रिस्पांस में आया, हमास तो आपको पता ही है कि वो खुद ही जो है वो आए। ईरान ने बहरहाल सपोर्ट किया है इनको। और ये बातें आपकी बिल्कुल सही हैं कि ये पैसे कहीं और लग सकते थे, लेकिन बहरहाल जैसे ही ये ग्रुप्स कमजोर पड़ना शुरू हुए, इसराइल ने हमला कर दिया। और ईरान को फ्रेंकली स्पीकिंग इमरान साहब, मैंने जो इनकी आइडियोलॉजी देखी है ना, ईरान को इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है, वो बिल्कुल ईमान वाले, शुरू से सैंक्शंस में रहे, शुरू से इन्होंने अपनी अड़ के इन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम जो सही बात है वो करेंगे, वो दूसरी बातें नहीं करेंगे। तो बात सारी ये है कि यही लोग कहते थे कि हिजबुल्ला और हुती और सब खत्म हो चुके हैं,
जो अमेरिका के एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, वो कहते थे कि खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर ये लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी हिजबुल्लाह लड़ाई कर रहा है बड़ी बड़ी शिद्दत के साथ, चुन चुन के ना सिर्फ टारगेट्स के ऊपर रॉकेट मार रहा है, बल्कि निशाने टैंकों को निशाना बना बना के जो है वो जलील कर रहा है इसराइलियों को वहां ठीक है। पे। और यही वो होती है जो जॉन, फिंगर के ऊपर ट्रिगर रख के बैठे हुए हैं, ये अभी स्टार्ट होंगे, जी अभी तक बिल्कुल। हुए जॉन नहीं। जी जॉन एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा, इससे पहले मुझे पता है कि आपकी कुछ मीडिया एंगेजमेंट्स भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये बताइए, ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट दी, अब क्या कहीं ये सेंस प्रिवेल कर रहा है कि जनाब ये नहीं, ये था जो रोल भारत का यहाँ पर इस वक्त देखा जा रहा है, उसके ऊपर भी ज़रा बात मैं चाहूँगा आप करें कि पाकिस्तान के ब्लॉक में रहना, पाकिस्तान के साथ रहना ज़्यादा सूदमंद नहीं होता ईरान के लिए? देखिए, पाकिस्तान ये प्रायोरिटी रहा है पाकिस्तान ईरान के लिए। आपके बराबर में गैस पाइपलाइन 10 साल से ईरान बिछा के रखा हुआ है कि आप प्लीज अपनी साइड से बनाएं। तो वो तो पाकिस्तान ने ना गैस पाइपलाइन के साथ इनका साथ दिया, ना चाबहार से पहले इन्होंने गवादर के अंदर कहा था कि हमें साथ ले लो, आपको याद होगा इमरान साहब। तो उस पर भी जाहिर है इनको इंक्लूड नहीं किया गया। अब इंडिया से ये एक्सपेक्ट करना कि ईरान सिर्फ इकोनॉमिक, बात है इकोनॉमिक ताल्लुकात है इंडिया से, अब ये एक्सपेक्ट करना ईरान से कि वो तेल भी ना बेचे इंडिया को सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी पाकिस्तानियों की, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमारी पाकिस्तानियों की नहीं बनती इंडिया से, तो ये एक्सपेक्टेशन अनफेयर है। ऐसे तो ईरान बोले कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का भी दोस्त है और हमारा भी दोस्त है, तो ये दोस्ती जो है वो चल नहीं सकती। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ हमेशा ईरान ने प्रायोरिटी रखी और मजबूत तरीके से ये हिंदुस्तान का जो जुल्म है, जो गोदी में जाके इन्होंने बैठ गए हैं मोदी के लोग, और इन्होंने जो जुल्म किया है मुसलमानों के ऊपर, उस पर भी आयतुल्ला खामनेई जिंदगी भर कहते रहे, बोलते रहे, यूएन के अंदर रेजोल्यूशन से सपोर्ट किया, कश्मीरियों के लिए हमेशा बोलते रहे, उसको ऑफिशियली रिकग्निशन दी ईरान ने। काफी कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और अभी जो जहाज इनका इंडिया के अंदर जो वाटर्स में गिरा है, मैं आपको यकीन दिला दिला दूं, अगर इंडिया का इसके अंदर कोई फाउल प्ले हुआ और इंडिया ने अगर सपोर्ट किया है अमेरिका को, तो बिल्कुल इंडिया के ऊपर भी हमला करेगा ईरान, कोई हिचकिचाएगा नहीं। तो ऐसी कोई दोस्ती नहीं है इंडिया के साथ जैसी दिखाई जाती है। और वहां पे बाकायदा एम्बेसडर ने कहा है कि हमने इनसे बातचीत नहीं करनी है अभी, और ये जो है वो गुलाम बन चुके हैं, और इन्होंने एक लफ्ज कॉन्डमनेशन का, मजम्मती एक लफ्ज भी जो है ना अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल, नहीं कहा। लेकिन इतनी एक बड़ी जमाने में कश्ती, तो हालात मैं मुख्तलिफ मानती थे हूँ ना, हमारी कश्ती। एक जमाने में हालात मुख्तलिफ थे। इसके बाद आपने देखा कि लास्ट ईयर जब अटैक हुए थे आपका, ईरान का और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहां पे कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया जो कि जासूसी कर रहे थे। तो ये सूरत हाल भी आई है सामने। देखें, अभी जो इंडियंस की जो अरेस्ट की रिपोर्टिंग है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं इमरान साहब, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, माशाल्लाह हमारे जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिया के साथ मिलके जो नेक्सस बना हुआ है उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो अफगानी पकड़े गए, उनका इंडिया के साथ जाहिर है उनके वहीं से ही कड़ियां मिल रही थी। ईरान को ये बात रियलाइज हो गई है, रिकग्नाइज भी हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को चाहिए कि वो तेल खरीदे ईरान से, मैं तो ये कहूंगा, पाकिस्तान को चाहिए कि वो गैस खरीदे ईरान से, मैं तो ये कहूंगा, ताल्लुकात अच्छे बनाए ताकि मजबूरन किसी को अपने जो है वो तेल को किसी और को बेचना ना पड़े। जब प्रायोरिटी है तो क्यों ना। तो आई थिंक बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात आप देख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के ताल्लुकात और अच्छे होंगे इंशाल्लाह ईरान के साथ। और इंशाल्लाह। देखते हैं कहाँ बहुत बहुत जाता है शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। तेहरान से इस वक्त सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही है इस वक्त गल्फ़ के अंदर जो आग लगी हुई है, ये आग पूरी दुनिया की मईशतों को झुलसा देगी। क्या मामला आगे देखा जा रहा है और पाकिस्तान किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है, पाकिस्तान किस तरीके से मुतासिर हो सकता है, इसका जायज़ा लेंगे, मुआशी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर खड़ा है जहां अब ये लड़ाई महज जोग्राफियाई सरहदों की नहीं रही, बल्कि इस आलमी खींचातानी की तपिश अब पाकिस्तान की दहलीज तक पहुंच चुकी है। हमारी तवानाई की शहरक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खतरे में है, जहां से हमारी ज़रूरत का 70% तेल और गैस गुजरता है। अगर यह रास्ता रुका तो क्या पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा? एक तरफ खाम तेल $100 फी बैरल की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 32 से 50 रुपए तक इजाफे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हुकूमत वर्क फ्रॉम होम और फ्यूल राशनिंग जैसे हंगामी इक़दाम पर गौर कर रही है, जबकि पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल की धमकी दे चुके हैं। क्या हम अप्रैल में एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान इस आलमी ग्रेट गेम में खुद को बचा पाएगा? इस अहम मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे इकोनॉमिस्ट
फरहान महमूद भी मौजूद हैं और सीनियर इकोनॉमिस्ट सैयद उसामा रिजवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा, पहले आपकी तरफ आऊँगा कि जब भी हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में टेंशन के हवाले से बात की जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो सबसे पहले उसी का तस्करा आ जाता है। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए ये कितनी अहम राहदारी है आबनाए हॉर्मुज़ जो है, और खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर ट्रैफिक मुतासिर होता है जैसा कि आजकल है तो हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स पर इसका फौरी असर और एक लॉन्ग लास्टिंग में क्या असर पड़ेगा उसामा? इमरान भाई देखें, सब हम सब लोग जो हैं अभी फोकस सिर्फ कर रहे हैं उसके इमीडिएट इम्पैक्ट के ऊपर। आपने खुद ही बताया कि 70% हमारी एनर्जी एलएनजी और ऑयल यहीं से गुजर के आता है। ठीक है, अगर ये अभी 90% जो है 28 फेब से अभी तक जो ट्रैफिक है उधर कम हो चुकी है, तकरीबन वो बंद है वो जगह, तो लिहाजा जो एनर्जी की प्राइसेस है वो बढ़ रही है और पाकिस्तान को इसका राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस के अंदर, फूड प्राइसेस के अंदर, हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है खास तौर पे या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो ऑलरेडी काफी नीचे जा रही है, उसको आगे और मुश्किलात का सामना होगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका और भी है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो कर्जा हम डेट सर्विसिंग देते हैं वो 40-45% बजट का जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहती है तो पूरी दुनिया के अंदर एक इन्फ्लेशनरी शॉक आएगा। यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उनकी जो फेडरल रिजर्व बैंक है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, डॉलर ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हमें ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा इमरान भाई कि हमारा जो बजट डेफिसिट या डेफिसिट स्पेंडिंग ही वो हमारी जो थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, लास्ट मिनट में थोड़ा और कम हुआ था, वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे जो रिजर्व्स हैं जो ऑलरेडी इन्हीं गल्फ सही, कंट्रीज से लिए हुए हैं, यानी तो हमारी उसका भी एनर्जी जरूरियात और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो एक फिस्कल बैलेंस जिसे आप कहते हैं वो बुरी तरीके से आउट होने का अंदेशा है। मैं जरा इसी के ऊपर मोर फोकस अप्रोच चाहूंगा। फरहान, ये बताएं, डॉलर इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि अब मार्च कर रहा है शायद $100 पर बैरल, या हो सकता है इससे भी एक्सीड कर जाए। तो क्या आप लोगों की कैलकुलेशन है $1 बढ़ने से हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या हम सालाना अरबों डॉलर्स का ये इजाफी ये जो बोझ है इसको सहने की हिम्मत रखते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी हमारी? देखिए, अभी अगर हम देखें तो हमारा जो मेन बेंचमार्क क्रूड है वो अरब लाइट हम मंगवाते हैं ज़्यादा, और वो अभी उसकी कोई प्राइस है $80 पर बैरल। अगर ये $100 हो जाती है तो हम समझते हैं कि ये तकरीबन 200 से $250 मिलियन माहाना इजाफा होगा, यानी सालाना कोई तकरीबन $2.5 बिलियन। तो ये इम्पैक्ट आपके इम्पोर्ट बिल पे करेगा। अगर ये मामला 1 या 2 महीने तक रहता है तो चले, पाकिस्तान कुछ अपने रिजर्व्स इतने बिल्ड किए हैं कि उसमें वो कर सकता है, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग मामला रहता है तो डेफिनेटली ये हमारे जो कीमती फॉरेन रिजर्व्स हैं जो हमने बिल्ड किए उनमें जो है कमी होगी। अगर उनमें कमी होती है तो एक्सचेंज रेट यानी जो रुपए की डिवैल्यूएशन तमाम करेंसीज पे, और क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है तो फिर हम तमाम चीज़ों पे, चाहे वो तेल की कीमत हो, चाहे वो मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स का ताल्लुक हो, वो तमाम चीज़ें महंगी होंगी, फूड महंगी होगा, क्योंकि हमारी काफ़ी हद तक की जो फूड प्राइसेस है वो भी इंपोर्ट ड्रिवन होती हैं। तो तमाम चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल एक मुश्किल वक्त है और सही। देखते हैं ये होती है हल के लिए। ओके उसामा, पाकिस्तान का जो इस वक्त डिपेंडेंस है एलएनजी के ऊपर, इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर, अगर एलएनजी की सप्लाई में भी उसी तरह से तात्तुल होता है तो हमारे यहाँ क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि हम अपने पावर सेक्टर को किसी और अल्टरनेटिव ईंधन के ऊपर मुंतकिल कर सकें? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो क्या ये आसान होगा या मुश्किल रहेगा? देखिए इमरान भाई, हर 4% कमी अगर हो ना दुनिया में सप्लाई ऑयल की या एलएनजी की, तो ऑयल के लिए स्पेसिफिकली उसमें $1 प्राइस बढ़ती है, 10 अगर डॉलर बढ़ता है तो हमारे यहाँ कोई 2.5 से $3 बिलियन तक का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। गैस के लिए भी फिगर्स कुछ सेम है। देखिए, आप ये बात कर रहे हैं कोई ऑल्टरनेटिव होगा कि नहीं होगा। रिसेंटली हम लोगों से अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी डिमांड तक मैनेज नहीं हुई। आपको पता है 9 से 10 टैंकर कतर से लेते थे, वो भी हमने टेक और पे बेसिस पे लिए हुए थे। डिमांड चूंकि पाकिस्तान में कम हो गई, इंडस्ट्रीज थोड़ी सी बैठ गई, तो वो भी 6 से 7 हो गया है। एलएनजी का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ से 80% गुजरने वाली एलएनजी और मूज से वो एशियन मार्केट्स की तरफ जाती है। दुनिया में जो जेकेएम और टीटीएफ 2-3 बेंचमार्क हैं उसके आप देखें तो उनका स्प्रेड जो है आपस में वो इस वक्त 6 से 7 डॉलर पे जा चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एशियन जो इकोनॉमीज हैं वो एक बहुत ज्यादा ये खतरा फेस कर रही है। अगर ये एक्सेस जो सप्लाई, ये जो अगर जो डिमांड है ये आगे और लोगों ने एब्जॉर्ब ना की एलएनजी की, या और कोई मालिक आगे स्टेप अप ना किए सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम 90% अपनी
एलएनजी, जहां तक मेरी मालूमात है हम एक या कतर से ही लेते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। गैस प्राइसेस ऑलरेडी पाकिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इवन डोमेस्टिक बिल्स भी हजारों में आने लग गए हैं। हमारे सीएनजी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे गैस के रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। तो आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर मैकेनिज्म, जो आप बात कर रहे थे पावर जनरेशन के अंदर भी, कि हम इसको फौरी तौर पे रिप्लेस कर सके। और ये बात हम लोग अक्सर करते रहते हैं कि फौरी तौर पे चीजें नहीं होती, लिहाजा हमें इमरजेंसी फंड्स और एटसेट्रा बना के रखने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में नहीं है। ओके फरहान, नॉर्मली हमने जब कभी भी एनर्जी क्राइसिस होता है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आता है। क्या गैस सप्लाई अगर मुतासिर होती है तो हमारे पास यूरिया खाद के हवाले से इतना स्टॉक मौजूद है कि जो किसान है उसको परेशानी ना हो, और आप समझते हैं कि कुछ माह का एक बफर स्टॉक हमारे पास मौजूद है, या वहाँ पे भी सूरत हाल उतनी ही संगीन हो सकती है? देखिए, अगर गैस की बात करते हैं तो तकरीबन डोमेस्टिक सेक्टर के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है वो पावर और फिर आपका जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर होता है। फर्टिलाइजर को मेन एनर्जी भी दी जाती है। अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें जो कि हमारा मेन एग्रीकल्चरल उस पर डिपेंड करता है फर्टिलाइजर, और पाकिस्तान पूरी जो अपनी डिमांड है वो लोकल प्रोड्यूस करता है, सिर्फ दैट इम्पोर्ट करता है। तो उस हवाले से तो कंफर्टेबल है पोजीशन, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई 8 लाख टन यूरिया की इन्वेंट्री है। महाना अभी जो डिमांड चल रही है यूरिया की वो तकरीबन 2-2.5 लाख टन है। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये गैस नहीं भी मिलती और कम होती है उनकी गैस, तो तकरीबन 2 से 2.5 महीने की तो हमारे पास यूरिया इन्वेंट्री मौजूद है। तो ये एग्रीकल्चर के हवाले से तो मसला नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो जो प्रोड्यूस होता है उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी होता है, वो तमाम जो सिटीज और उसमें आगे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारा जो मुल्क का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो तकरीबन 80-85% जो है वो ऑयल बेस्ड है और मेनली डीजल। तो अगर वहाँ शॉर्टेजेस होंगी तो उस जो भी प्रोड्यूस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी। वहाँ एक हम सब समझते हैं उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन जीडीपी के ऊपर भी है। फिर हमारा एक और जो सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत बड़ा शेयर है, 55% करीब। उसके अंदर भी आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। वहां अगर स्लो डाउन आएगा यार इसी का हम जायजा ले रहे हैं कि ये क्या इसके स्पाइरल इफेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में इसी तरीके के मेरे ख्याल से मामलात होंगे। हमारे साथ इस वक्त फरहान महमूद भी और उसामा रिजवी भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। उसामा, आपकी तरफ आता हूँ। आमतौर पे देखा गया है कि जब इस तरह के एनर्जी क्राइसिस हों और ऐसे बहरानों में पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग जाती हैं। पाकिस्तान में भी अब इसी तरीके की बात है, वो डीलर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं, अपना कोटा बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो ऑफिशियली आप समझते हैं पाकिस्तान में इस वक्त कितने दिन का स्टॉक होना चाहिए, कितने दिन का स्टॉक है? फिर दूसरा, अप्रैल के महीने में क्या हमें किसी सेवर किस्म के फ्यूल शॉर्टेज या पेट्रोल राशनिंग की तरफ जाना होगा? किस तरह से देख रहे हैं आप? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इमरान भाई आपका, और उसके दो एंगल्स हैं। देखिए, डोमेस्टिकली जो पूरी दुनिया में कहा जाता है 90 दिन का कम से कम आपके पास स्टॉक होना चाहिए, 3 मंथ्स। चाइना को अगर आप देखें 1.5 अरब बैरल इस वक्त उनके पास सेव्ड है, तो वो 3 से 4 महीने का उनके पास स्टॉक सेव्ड है। पूरी दुनिया से ऑयल बंद भी हो जाए उनको आना तो वो ठीक रहेंगे। हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 27 से 26 दिन का हमारे पास आई थिंक इस वक्त स्टॉक रह गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अप्रैल में ये टफ कंडीशन फेस करनी पड़ेगी कि नहीं। उसका आंसर है कि क्या हॉर्मूज जो है अब नए हॉर्मूज इतनी देर तक बंद रहेगी। मेरी काफ़ी लोगों से मिडल ईस्ट के अंदर जो बात हुई है, फिलहाल वो लोग इसको एनर्जी क्राइसिस नहीं ले रहे। जो आप तेल की कीमतों में आगे इजाफा भी हुआ है, वो कह रहे हैं ये अदरवाइज भी छोटे मोटे मिसाइल स्ट्राइक की सूरत में भी इतना इजाफा हो जाता था, 2024 में हुआ, 2025 में हुआ। हाँ, अगर तेल की कीमतें मजीद बढ़ती हैं तो उसके 2 सिनेरियोज हो सकते हैं इमरान भाई। पहला ये कि अगर हम हॉर्मूज जो है ज्यादा देर तक बंद रहती है, उसका मतलब ये है कि तमाम रीजनल एक्टर्स को लिए भी उतना ही मसला होगा। लिहाजा आयरॉनिकली, पैराडॉक्सिकली इस चीज का सोल्यूशन भी उसी के अंदर मिल जाएगा कि सारे लोग मिलके ये चाहेंगे खुल जाए। दूसरी बात ये कि यूएस ने भी कहा है कि हम लोग अंडरराइट करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज को कि ये हम एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे। उसके अंदर यूएस के पास के $200 अरब अभी फंड शॉर्ट हैं। 134 अरब
अरब हैं उनको 350 अरब डॉलर चाहिए, उसकी भी कांग्रेस से अप्रूवल होगी। अगर वो अप्रूवल हो जाती है तो यूएस के जो इंश्योरेंस अंडरराइटर्स हैं वो अंडरराइट करेंगे शिपिंग इंडस्ट्री को, और हो सकता है कुछ ना कुछ फ्लो देखने लग जाए। मुझे ये लगता है कि हम एक अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ इस मामले की रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज हम ना सिर्फ पाकिस्तान की बात, जैसे आपने भी कहा, फिर तो पूरी दुनिया के लिए। आज कतर के मिनिस्टर ने कहा है कि 150 पे ऑयल चला जाएगा, तो आप सोचे पाकिस्तान में 700-800 का पेट्रोल मिल रहा होगा, तो आप और हम क्या करेंगे? तो ये मेरी इस वक्त रीडिंग है कि एक हफ्ता और आई थिंक कि इसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फ्लो जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, पूरा नहीं, नॉट बैक टू नॉर्मल, बट अभी 90% ट्रैफिक डाउन है, तो हो सकता है 60% ट्रैफिक डाउन हो जाए, 30 से 40% शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा फरहान, इस दौरान जो ऑस्टेरिटी में की जा रही है हुकूमत, वर्क फ्रॉम होम जो है उसके ऊपर भी बात हो रही है, या फिर आपके जो कारोबारी औकात हैं उनमें कमी जैसे इकदाम के ऊपर गौर किया जा के इक़दामात एक बेहतर हल हैं, ये इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, और एक ऐसी इक्वेशन के जिसमें हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर ना आए, हो सकता है ऐसा? देखिए, ये वन ऑफ द स्टेप्स आप कह सकते हैं कि आप इसको जो है वो आप थोड़ी सी रैशनिंग करें और डिमांड को कम कर दें, कटेल कर लें, तो हो तो सकती है, बट इससे कोई बहुत बड़ा फर्क जो है हमें नहीं समझ में आता कि इतना हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान को अब ये टाइम है कि बहुत सारी दूसरी जगहों से भी क्रूड हासिल करना चाहिए। पिछले कुछ माजी में 3-4 महीने पहले हमने यूनाइटेड स्टेट से भी कुछ क्रूड मंगवाया था, जो कि बहुत मस्बत उसके रिजल्ट्स थे। तो एक तो हमारे पास ये कि हम यूएस से मंगवा सकते हैं, महंगा पड़ेगा बट सप्लाई हमें अवेलेबल हो सकती है। दूसरा, हमारे पास ऑल्टरनेट जो है वो अफ्रीकन कंट्री से भी है, जिसमें नाइजीरिया है, वहां से भी हमने पिछले 2-3 महीने पहले कुछ शिप्स मंगवाई थी। तो हमें फौरन वहां उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। और साथ ही जो ये रेड सी से कह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक जरा रूट बहुत डेंजरस रूट है, क्योंकि यमन और सोमालिया लगता है। लेकिन अगर वहां से हमें कुछ थोड़ा बहुत वहां से क्रूड सऊदी अरब से आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा ये इन मेजर्स के साथ अगर हम डिमांड कम रखें, रैशनिंग और तो इससे हम 1 से 2 महीने फिर हम निकाल सकते हैं, अगर ये मेजर्स फौरी लेते हैं। लेकिन हमें इसको अभी फैसला करना पड़ेगा। ओके ओसामा, एक तो ये कि अगर ये मेजर्स लिए जाते हैं और हम डिमांड जो है उसको कम करते हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरी है कि बाय हुक और बाय कुक डिमांड कर्टेल की जाती है, फिर वहाँ पे मॉनेटरी साइड पे आ जाती है। तो वंस अगेन पॉलिसी रेट लामहला बढ़ाया जाएगा ताकि एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल किया जाए। तो एक बार फिर इसका जो एक स्पाइरल इफेक्ट है वो पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट, शरह सूद बढ़ भी सकती है। तो जो खुदा करके यहाँ पर हम ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट की तरफ आए हैं, हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। वो एक और जो है वो डाउन साइड होगा इकॉनमी का। देखिए इमरान भाई, जरूरी नहीं है। तो पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा एक लैग के साथ काम करता है, ठीक है। उसका कम से कम भी 7 महीने से 1.5 साल तक का एक इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। अगर तो ये इन्फ्लेशनरी शॉक हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्बेड हो जाता है, लाइक इसकी वजह से जो महंगाई है वो स्टिकी इकोनॉमी की टर्म्स में बोलते हैं, काफी देर तक रहती है, तो तब हम मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं। बट ये जो भी बात कर रहे हैं ना हम तेल की, देखें हमें ये देखना पड़ेगा, इमरजेंसी मेजर्स के अंदर हमें काफी ज्यादा मुख्तलिफ सोचना पड़ता है। और ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि चाइना के पास इतना ऑयल है, टर्की जो है वो रशिया का 3rd मोस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त टर्की है। पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज है, मसला ये है कि वो रशिया जैसा हार्ड, वो जो सावर और हैवी ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकती। अरब लाइट उससे स्वीट और लाइट होता है, बट हम लोग प्रोडक्ट्स तो ले सकते हैं। तो आई थिंक टर्की को भी टैप करना चाहिए। चाइना की टी पॉट रिफाइनरीज जो हैं, जो रशिया का ऑयल, सऊदी अरब का ऑयल उसको रिफाइन करके अपने पास स्टोर करी जा रही है, हमें उसको भी टैप इन करना चाहिए। एंड थर्डली एक लेसन लर्न करना चाहिए, पाकिस्तान में रिफाइनरीज की बहुत ज्यादा कमी है। एक अंदाजा के मुताबिक खाली रिफाइनरी अपग्रेडेशन से हमारे 11 अरब डॉलर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बच सकते हैं। हमें अपनी रिफाइनरीज को हाइड्रो क्रैकिंग करना चाहिए, हमें अपनी रिफाइनरीज में हर तरह के तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी की तरफ आगे जाना चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स आगे अनसर्टेनिटी दुनिया के 15-20 साल में एक कॉमन फीचर रहेगा। अब ऐसा ही चलेगा, तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट टेक्निकली एज वेल। ओके फरहान, 7 डेज में अब फैसला होगा ऑयल प्राइसिंग का, जो सरकारी कीमत तय की जाएगी। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? इस वक्त जो हम करते हैं फोर्टनाइटली होता है, तो इसमें ये कितने दिन की एवरेज प्राइस जो है वो ली जाती है, लाइक 1 महीने या 3 महीने, कितने दिन की? और अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा?
देखिए हमारी जो आजकल हमारी जो प्राइसिंग है बेंचमार्क होता है वो मिडिल ईस्ट की प्राइसेस पे होता है, और पिछले 14 दिन 15 दिन की एवरेज प्राइस जो है वो कोट होती है, और एक्चुअल जो पीएसओ इंपोर्ट करता है उसकी प्राइस को रेफर किया जाता है। तो 14 दिन के हवाले से होती है, तो हर फोर्टनाइटली हमें ये प्राइसेस जो है वो चेंज होती है। लेकिन ये जो इकदाम कह रहे हैं कि इसको फौरन किया जाए, उसका मेन वजह ये है कि एक तो आपका जो इंपोर्ट कर रहा होता है कोई भी ओएमसी, और अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती है तो उसको फौरन उसको रिकवरी मिल जाए, ताकि जो भी तेल मंगा रहा है उसको फौरन रिकवरी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब प्राइस का इम्पैक्ट फौरन आता है तो डिमांड भी जो है वो थोड़ी सी श्रिंक होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो है वो थोड़ी सी खुद ही ऑटोमेटिकली रैशनिंग सी हो जाती है। तो ये फैसला बहुत जरूरी है, इसको फौरन इनको करना चाहिए, ताकि और जितना एड ऑन कीजिएगा इसमें, ये जो डीलर्स स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं, ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि इनका कोटा बढ़ाया जाए, और हुकूमत अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? देखिए कोटा से ताल्लुक नहीं है, जो बिल्कुल उन मेथोडोलॉजी सही है कि मतलब अगर आपने जो पिछले जितना आप बेचते रहे उसी के हिसाब से आपको फ्यूल मिलना चाहिए, क्योंकि वही आपके पास सबसे बेस्ट एस्टीमेट होता है। तो ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हुकूमत कुछ वो देखेगी, जो जिस तरह से अभी सेल्स कर रहा है उसी पैटर्न पे वो ये कह ठीक। सकते हैं कि जी अगर आपकी 10% या 20% कटेलमेंट है, वो जो आपने माजी में बेचा है उसके ऊपर ही लगेगा। एग्जैक्टली। और बिल्कुल। यकीनन कहीं ना इसमें कहीं हुकूमत के जहन में इस वक्त ये बात है कि अगर कोटा बढ़ा दिया उसके बाद ये तो एक सबको पता है कि प्राइसेस बढ़ना है, तो वो उस इन्वेंट्री गेन्स के ऊपर जाकर लामहला जो एडिशनल प्रॉफिट है वो कहीं नहीं कमाया जाए। तो हुकूमत इस हवाले से भी इसको देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान महमूद आपका भी, और सैयद उसामा रिजवी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो गल्फ क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग लगी है, इस आग की तपिश पाकिस्तान की मईशत भी अब महसूस करने जा रही है। दुनिया भर की इकॉनमीज इससे मुतासिर होंगी। आज हमने ज़रा रीजन को भी देखा और पाकिस्तान को भी देखा। अपने आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।